नमस्कार दोस्तों, मैं ईसु एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स फाउंडेशन में। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए विज्ञान विषय के सभी अध्यायों की चैप्टर वाइज एक एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और बेहतर होगी। यदि आपने हमारे वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक भेज दिया गया है, एक बार लिंक पर क्लिक करके वीडियोज़ को अवश्य देख लें। रसायन विज्ञान के सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर दी जा चुकी हैं और भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर्स की वीडियोज़ भी हमने आपके लिए अपलोड कर दी है, तो लिंक में जाकर के एक बार वीडियो पर क्लिक करके वीडियोज़ को अवश्य देख लें। आज हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के ही दूसरे चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन बाय वन हल करेंगे, सरल करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है इस अध्याय से, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ड या रंग होते हैं। तो हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश को अगर हम किसी भी प्रिज्म के माध्यम से देखते हैं तो 7 अलग अलग रंग हमें उसके लिए दिखाई देते हैं। और ये 7 रंग हमें इस तरीके से याद भी कर लेने हैं, VIVGYOR, विव ग्योर। या फिर हिंदी में इसके लिए एक और ट्रिक बनाई गई है, बेजा नीह पीनाला, या इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, या इंग्लिश में विव ग्योर से हम इन सभी रंगों को अलग अलग याद कर सकते हैं। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो एंड ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये सभी इन वर्ड्स के लिए रंगों के नाम हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। एक श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न, मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है। हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूरबीन की तरह, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी की तरह, ऑप्शन सी कैमरा की तरह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो मानव नेत्र है वो एक कैमरे की तरह कार्य करता है, एक कैमरे की भांति कार्य करता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कैमरे की तरह। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, इन सभी में फोकस दूरियां फिक्स रहती हैं। ये स्वतः या अपने आप समंजन क्षमता को बढ़ा या घटाते नहीं हैं, जबकि मानव नेत्र जो है वो अपने आप फोकस दूरी को निश्चित कर लेता है और इसीलिए यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। हमारे पास इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पक्षमाभी पेशियाँ, ऑप्शन बी पारितारिका, ऑप्शन सी नेत्र लेंस, या ऑप्शन डी रेटिना, जिसको हम हिंदी में दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो मानव नेत्र में पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो कहलाती है पारितारिका, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पारितारिका। इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बढ़ जाती हैं, क्योंकि। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। ऑप्शन बी, प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। ऑप्शन सी, प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। या ऑप्शन डी, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें अलग अलग वर्गों में बढ़ जाती हैं और इसका जो रीजन या कारण होता है वो होता है विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन अलग अलग होना। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भिन्न भिन्न रंगों की किरणों का विचलन भी भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में या विभिन्न भागों में बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। और इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार ये प्रश्न एज इट इज़ पूछा गया है और इसीलिए हमें इसको याद भी रखना है। हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रिज्म, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, या ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस, जो कि मानव नेत्र के अंदर होता है। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। और इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी पक्षमाभी पेशियों द्वारा, या ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर है वो है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश के किस वर्ड के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। और हमारे पास इस प्रश्न के लिए उत्तर हैं, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी, या ऑप्शन डी हरा। तो प्रकाश के रंगों की अगर हम बात करें और तरंग दैर्घ्य का क्रम अगर हम देखें तो हमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो क्रम आपको बताया था उस एक क्रम को एक बार फिर से लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से हमेशा एक प्रश्न तुम्हें पूछ देखने को बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर मिलता है। वेब ग्योर, VIVGYOR,
GYOR। और ये तरंग दैर्घ्यों का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग की, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है रेड या लाल रंग की। तो इसी क्रम को अगर हम याद कर लें तो इससे हमें दो फायदे मिल जाएंगे। तरंग दैर्घ्य के बारे में भी हम आंसर दे पाएंगे, और इसके अलावा प्रकाश के रंग, प्रकाश, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के लाल रंग के लिए या लाल वर्ड के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। हमारे पास इस ऑप्शन के लिए, इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी रेटिना या ऑप्शन डी परितारिका। कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतलियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुतलियाँ मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। कि अगर बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करता है तो पुतलियाँ अपने आप ही उसे रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती हैं, या हमारी आंखें जो हैं वो स्वतः ही बंद हो जाती हैं। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है पुतली, जो कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं या कंट्रोल करती हैं। अगला प्रश्न, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा रोग होता है। हमारे पास ऑप्शन हैं इसके लिए। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष या ऑप्शन डी वर्णांधता। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जिस व्यक्ति की आंख में होता है उस व्यक्ति को कभी भी पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। दूर की वस्तुओं को केवल वो स्पष्ट रूप से देख पाता है या देखने में सक्षम हो पाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष नेत्र वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और इस प्रश्न के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी रेटिना या ऑप्शन डी पुतली। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, हमारे पास सही उत्तर इस प्रश्न के लिए है ऑप्शन सी रेटिना। रेटिना पर मानव नेत्र के अंदर प्रतिबिंब जो है वो बनता है। रेटिना जो कि एक पर्दा होता है और मानव नेत्र के अंदर सबसे पिछले हिस्से में ये स्थित होता है। तो मानव नेत्र के अंदर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो रेटिना पर बनते हैं, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। और इस प्रश्न के लिए हमारे पास उत्तर हैं, वो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर या ऑप्शन डी अनंत। तो मानव नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत, क्योंकि हमें अनंत तक की वस्तुएं भी दिखाई देती हैं अगर बीच में से सारे माध्यमों को हटा दिया जाए। जिस प्रकार हम रात के समय तारों को देख पाते हैं जिनकी दूरी हमसे बहुत ज़्यादा अधिक दूर होती है, तो अगर हमें वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब हम कितनी भी दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। बस उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए और बीच में कोई भी धूल मिट्टी जैसा माध्यम नहीं होना चाहिए, तभी हमें चीज़ें आसानी से या साफ साफ दिखाई देंगी। तो मानव नेत्र के लिए या एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विक्षेपण या फिर ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की या टिंडल प्रभाव की, तो प्रकीर्णन, इस चीज़ को हमें अच्छे से याद कर लेना है, ध्यान में रख लेना है कि टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। कि जब भी प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो दूसरे माध्यम के कणों के साथ टकराती हैं, जिससे वो चारों तरफ फैलने लगती हैं, इधर उधर मूव करने लगती हैं। और ये घटना प्रकाश के रंगों का फैलना हमारे लिए प्रकीर्णन होता है, इसीलिए टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकीर्णन से संबंधित है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन ए सभी चीज़ों को ठीक से, ऑप्शन बी किसी किसी चीज़ को ठीक से, ऑप्शन सी दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से या ऑप्शन डी निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। तो जिस व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो इस रोग को हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो रोग है वो चीज़ें तो हमें दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की ही वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं और दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की ही वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दूर की वस्तुओं या चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकता है। अगला ऑप्शन, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत प्रकाश किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं।
और इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। या ऑप्शन बी, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। ऑप्शन सी, प्रिज्म का वह अपना गुण है। या ऑप्शन डी, इसका कोई कारण नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न के लिए जो उत्तर है वो है सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर के बना है। इसीलिए जब किसी भी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश टकराता है तो वो अपने उन्हीं रंगों में फिर से विभक्त हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसीलिए यह प्रिज्म से टकराने के बाद या प्रिज्म से निकलने के बाद अपने 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? और हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, पीला। ऑप्शन बी, हरा। ऑप्शन सी, नीला। या ऑप्शन डी, लाल। तो खतरे का संकेत, और जहाँ जहाँ हम खतरा देखते हैं, डेंजर देखते हैं, वहाँ हमें लाल रंग देखने को मिलता है। तो लाल रंग जो है वो खतरे का निशान माना जाता है। और लाल रंग अपनी अधिक तरंग धैर्य के कारण हम खतरे वाली जगहों पर इसका यूज करते हैं। लाल रंग की तरंग धैर्य 7 रंगों में सबसे अधिक होती है। इसे हमें अच्छे से याद रख लेना है और इसी कारण हम इसको यूज करते हैं खतरे वाले सिग्नलों में, ताकि ये रंग दूर से दिखाई दे जाए और लोग उस खतरे से दूर रहें या बचे रहें। अगला प्रश्न, मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण की तरह। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन सी, समतल दर्पण की तरह। या ऑप्शन डी, अवतल लेंस की तरह। मानव नेत्र की अगर हम बात करें तो मानव नेत्र के अंदर उत्तल लेंस होता है। इसलिए हमारा जो मानव नेत्र है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है और यही इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, आभासी और सीधा। वास्तविक और सीधा। वास्तविक और उल्टा। या ऑप्शन डी, आभासी और उल्टा। तो सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो होता है वास्तविक और उल्टा। इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र में रेटिना पर हमारा यही इमेज, यही प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? और इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। या ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। तो एक सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसलिए हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और हमें इस प्रश्न के लिए 2 चीज़ें याद रखनी है, न्यूनतम दूरी भी, कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी अनंत होती है। तो हमें ये दोनों ही प्रश्न अच्छे से याद रख लेने, पेपर में आने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा अधिक हैं। हर बार इनमें से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और हमारे पास इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, कांच की सिल्ली। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। या ऑप्शन डी, प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का यूज करते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, प्रिज्म। कि प्रिज्म के द्वारा हम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं श्वेत प्रकाश की किरण का। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का चश्मा बना होता है। या हम इस तरीके से इस प्रश्न को भी पूछ सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है? हमारे पास इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, अवतल लेंस। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी, बेलनाकार लेंस। या ऑप्शन डी, समतलोत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे के अंदर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस की सहायता से इसका निवारण कर लेते हैं। इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस, जिसकी सहायता से दूरदृष्टि दोष को आसानी से दूर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन बी, बड़ी वस्तुओं को। ऑप्शन सी, निकट की वस्तुओं को। या ऑप्शन डी, केवल छोटी वस्तुओं को। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। और इस प्रश्न के लिए मैं पहले भी जिक्र किया है कि जो दोष है वही चीज़ दिखाई देगी। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को केवल निकट की वस्तुएं ही एकदम साफ साफ दिखाई देती हैं। इसलिए हमारा जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन बाईफोकल लेंस। दूसरा ऑप्शन अवतल लेंस। तीसरा ऑप्शन उत्तल लेंस। या चौथा ऑप्शन बेलनाकार लेंस। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर है वो है बाईफोकल लेंस। हिंदी में हम इसको द्विफोकल लेंस भी बोलते हैं, कि इसमें दोनों ही लेंसेज का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इन दोनों ही लेंसेज की सहायता से हम जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के जो आँख का
उपचार जो है वो किया जाता है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइफोकल लेंस जो कि यूज़ किया जाता है जिससे जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष दोनों ही प्रकार का रोग है। एज बढ़ने के साथ साथ ये रोग नॉर्मली लोगों के अंदर होने लगता है, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई नहीं देती हैं और बहुत ज़्यादा पास की वस्तुओं को भी हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं। इसीलिए दोनों ही रोगों का इलाज करने के लिए हम द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करते हैं। इसलिए हमारा जो सही उत्तर है इसके लिए बाइफोकल लेंस है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब कौन सा वर्ड सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी हरा। कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब विभिन्न रंगों में से किस रंग में सबसे कम विचलन होता है? और हमारे पास इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है। फिर से विवग्योर अच्छे से याद रखना है इस विवग्योर को कि यहाँ से हमेशा एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी ज़्यादा हो उसका विचलन उतना ही कम होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका विचलन जो है वो सबसे कम होगा। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग जिसमें विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग को भी याद रखना है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? और हमारे पास इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी अवतल लेंस का, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस का, या फिर ऑप्शन डी उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार के लेंस का। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष का निवारण हम एक उचित दूरी का अवतल लेंस उपयोग करके इस दोष का निवारण किया जाता है। इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। इसका इस लेंस की सहायता से हम निकट दृष्टि दोष को निवारित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन होने को क्या कहते हैं? हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का विचलन, ऑप्शन सी प्रकाश का वाड विक्षेपण, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म के भीतर से श्वेत प्रकाश जब भी 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होता है तो इस विभाजित होने की घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वाड विक्षेपण। और 7 रंगों का एक साथ दिखाई देना वाड क्रम कहलाता है। तो इसको भी हमें याद रखना है कि 7 रंगों का एक साथ दिखना वाड क्रम कहलाता है, और 7 अलग अलग रंगों का दिखाई देना, 7 डिफरेंट कलर्स का दिखाई देना, ये हमारे लिए वाड विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ग की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इसके लिए कारण या रीजन पूछा गया है। तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, ऑप्शन बी प्रिज्म की 2 सतहों से किरण का विचलन होता है, ऑप्शन सी विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, या ऑप्शन डी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ग की किरणों का विचलन अलग अलग होता है, क्योंकि विभिन्न रंगों में प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग होती है। इसीलिए जब भी कांच के प्रिज्म से गुजरने वाला जो वर्ड है उसमें विचलन जो है वो अलग अलग होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में भिन्न चाल से चलता है, इसीलिए इसका विचलन अलग अलग होता है। अगला प्रश्न, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? हमारे पास इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पुतली में, ऑप्शन बी कॉर्निया में, ऑप्शन सी मस्तिष्क में, या ऑप्शन डी रेटिना में। तो मानव नेत्र के अंदर किस अंग के द्वारा सिग्नलों की व्याख्या होती है, ये हमसे इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। और सिग्नलों की व्याख्या हमारे शरीर के अंदर एक ही अंग है जो करता है, जो समझता है, मस्तिष्क। ये मस्तिष्क हमारे सिग्नलों को समझता है और फिर उन्हें व्याख्यात करता है। सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देता है उस वस्तु के बारे में जिसको भी हमारी आंखें देखती हैं। अगला प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का ज़्यादातर अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? और इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2 डायोप्टर, ऑप्शन बी -5 डायोप्टर, ऑप्शन सी -2 डायोप्टर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो उत्तल लेंस, एक चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को हमें अच्छे से याद कर लेना है कि उत्तल लेंस अगर कह दिया तो जो क्षमता है वो धनात्मक आएगी। बाकी इसके प्रश्न के लिए हल के लिए हमें एक संबंध और इसमें याद रखना है कि हमारी जो क्षमता होती है P वो 1/f के बराबर होती है। तो अगर हमें f दे रखी है तो हम इसका यहाँ मान रखें, अगर f सेंटीमीटर में है तो हम 100/f लिखेंगे और अगर f हमारी मीटर में है तो हम 1/f लिखते हैं। तो अगर इसको हम हल करें तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आंसर नंबर 5 +5 डायोप्टर। ये इसके लिए क्षमता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जो उत्तर है वो है +5 डायोप्टर। अगला प्रश्न, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी स्वच्छमंडल, ऑप्शन सी कॉर्निया और स्वच्छमंडल दोनों, या फिर ऑप्शन डी गोलक। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली के द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है और ये झिल्ली कॉर्निया और स्वच्छमंडल दोनों ही कहलाती है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया या स्वच्छमंडल दोनों। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? और हमारे पास इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 5। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्रम को बहुत अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। विबग्योर, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो अंग्रेजी में आसानी से याद कर पाएँ वो इस तरीके से याद कर लें, विबग्योर, और जो हिंदी मीडियम से हैं वो बैजा नीह पीनाला, ये सबसे पहले अक्षर हैं इन रंगों के जो श्वेत के प्रकाश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष या ऑप्शन डी मोतियाबिंद। तो इस प्रश्न को पहले भी हल किया है हमने कि जब भी दोनों ही लेंसों से संयुक्त बने द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाए तो उसका हम उपचार करते हैं जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टि दोष का। तो हमारे लिए सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला या ऑप्शन डी बैंगनी। तो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, और इन चारों ही रंगों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी की है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग में प्रकाश की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है हमें, बैंगनी रंग में ही प्रकाश की जो विचलन है वो भी सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? और हमारे पास इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी नारंगी। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण नीले रंग को सबसे अधिक तीव्रता से या प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, और यही एक मुख्य कारण है जिस वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नीला। अगला प्रश्न, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट या ऑप्शन डी 1 मिनट। तो सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य जो है वो दिखाई देता है, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट, कि जब भी सूर्यास्त हो तो उससे 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देगा, और पहले सूर्य हमें दिखाई देता है और सूर्योदय होने के 2 मिनट बाद सूर्य हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। अगला प्रश्न, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी आयताकार या फिर ऑप्शन डी वर्गाकार। तो नेत्र गोलक जो होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, जो कि नेत्र गोलक की आकृति होती है। अगला प्रश्न, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए जंगल में, ऑप्शन बी बाजारों में, ऑप्शन सी खेतों में या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो टिंडल प्रभाव को हम जंगल में देख सकते हैं, या टिंडल प्रभाव को हम किसी भी घने पेड़ में से गुजरती हुई प्रकाश किरणों के माध्यम से देख सकते हैं, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जंगल में टिंडल प्रभाव को आसानी से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, यह क्या कहलाती है? और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी स्वच्छमंडल, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्निया के पीछे की जो संरचना है उसे हम परितारिका कहते हैं, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए परितारिका, जो कि कॉर्निया के पीछे की एक संरचना है। अगला प्रश्न,
सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी जैवमंडल या फिर ऑप्शन डी स्थलमंडल। तो वायु सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल, जिसमें छोटे छोटे वायु के कण एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हमें दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं। अगला प्रश्न, परितारिका नियंत्रित करती है या परितारिका नियंत्रण करती है, तो किस चीज़ का नियंत्रण करती है परितारिका, ये हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है और हमारे पास इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नेत्र के साइज को, ऑप्शन बी कॉर्निया के साइज को, ऑप्शन सी रेटिना के साइज को या फिर ऑप्शन डी पुतली के साइज को। और इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर है वो है पुतली का साइज। हमारी जो परितारिका है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेटिना में, ऑप्शन बी कॉर्निया में, ऑप्शन सी परितारिका में या फिर ऑप्शन डी पुतली में। तो मानव नेत्र के अंदर किस अंग में सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं, ये हमसे पूछा गया है और इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए रेटिना में, जहाँ सबसे अधिक सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, और इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन सी पुतली या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो विद्युत सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो विद्युत सुग्राही यंत्र जो है वो प्रकाश सुग्राही यंत्र जो है वो सिग्नल उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश सुग्राही अंग जो है वो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रश्न के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी आबिंदुकता या फिर ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। तो अवतल लेंस का यूज किया जा रहा है निकट दृष्टि दोष, इसके लिए सही उत्तर होता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण हम अवतल लेंस की सहायता से करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस ऑप्शन ए दूधिया हो जाए, ऑप्शन बी धुंधला हो जाए, ऑप्शन सी पीला हो जाए या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि दूधिया और धुंधला दोनों हो जाए। तो मोतियाबिंद तभी होता है जब हमारे आँख का जो लेंस है वो दूधिया या धुंधला हो जाए, तो उस स्थिति में हमारे आँख के अंदर मोतियाबिंद नामक रोग जो है वो उत्पन्न होता है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है, और हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन डी नारंगी। तो वायुमंडल की अगर हम बात करें तो प्रकीर्णन में की अगर हम बात करें तो प्रकीर्णन नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि ये सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है और इसीलिए ये चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई देता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नीला, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, और इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी पाइथागोरस ने या ऑप्शन डी गैलीलियो ने। तो सूर्य के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए कांच का उपयोग सबसे पहले न्यूटन ने किया, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, जिन्होंने सबसे पहले कांच का यूज किया था सूर्य के श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखने के लिए। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए, ऑप्शन ए 4 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, 0.3 × 10�6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या ऑप्शन डी 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हम इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इस संख्यात्मक मान को अच्छे से याद कर लीजिए, ये संख्यात्मक मान बहुत यूज होता है हमारा फिजिक्स में भी, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सीसा या फिर ऑप्शन डी हीरा। तो प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो अधिकतम चाल होती है प्रकाश की हवा में, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है हवा इस प्रश्न के लिए। अगर निर्वात होता तो शायद हम इसके लिए निर्वात लगाते, इसलिए इस प्रश्न में हमारे पास निर्वात नहीं है, तो इसके अलावा अगला जो माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वो होता है वायु या हवा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है, ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए दृश्य, ऑप्शन बी अदृश्य, ऑप्शन सी टिंडल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को हमारे लिए दृश्य बनाता है, तभी हम वस्तुओं या कणों को आसानी से देखने में सक्षम हो पाते हैं, इसलिए हमारा इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी
और इसी के साथ हमारे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अध्याय के लगभग सभी MCQ प्रश्न समाप्त होते हैं। हमको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।